ओके स्टूडेंट, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो स्क्रीन में हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस की तो हमारे पास पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से हटके होते हैं, जहाँ हमें ज़्यादा दिमाग यूज करना पड़ता है। लेकिन जिसने डिटेल में पढ़ा उसके लिए कोई टफ बात नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा सा सोच के इन क्वेश्चंस को कर सकता है। अगर अब हम क्वेश्चन को हम देखते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इमर्स्ड इन अ वाटर। ओके, हमने पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को ही क्या कर लिया, डिप कर दिया किसमें, किसी वाटर में, यानी पानी से भरे हुए किसी फ्लास्क में पूरे अपेरेटस को मैंने रख दिया। अब हमने फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें क्या चेंज आएगा जब हम उसे पूरा का पूरा पानी में डिप कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला और साथ में क्या उसका डायग्राम था इसका पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल सोर्स था एस, इस सिंगल सोर्स से लाइट बीम हमारी निकली थी, ये डबल स्लिट से होके निकली। ठीक है, यहाँ पर ये डबल स्लिट है आपका, एक स्लिट S1 है और दूसरी स्लिट क्या आपका S2। और जब इन स्लिट S1 और S2 से ये बीम गई तो इसने क्या बनाया, एक इंटरफेरेंस पैटर्न। क्योंकि हमें सिंगल सोर्स से दो सोर्स इसलिए क्रिएट करे क्योंकि पहली कंडीशन है कि दो सोर्स क्या होने चाहिए, कोहेरेंट, और कोहेरेंट तभी होंगे जब वो एक सिंगल सोर्स से क्रिएट किए हुए होंगे। तो इस पॉइंट पी पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा ओवर टी, वेयर बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। जो स्लिट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं S1 और S2, इनके बीच की ये डिस्टेंस है स्मॉल डी। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, यहाँ पर जो स्लिट्स हैं S1 और S2 और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है कैपिटल डी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर है, क्योंकि जब हम पूरे एपरेटस को किसी लिक्विड में डिप कर रहे हैं तो डी में कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि ये डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो कांस्टेंट रहेगी। स्मॉल डी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मीनिंग ये है बीटा किस पे डिपेंड करने वाला है, आपका लैम्डा पे। तो अब हमें ये देखना है कि डिप करने के बाद जो वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं क्या उसमें कुछ इफेक्ट आने वाला है या नहीं। ठीक हो गया, तो अब हम इसे देखते हैं क्या इसमें चेंज आएगा। अब देखो, हमें पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम में म्यू प्रोपोर्शनल होता है, या म्यू इक्वल्स टू, हम बात करें म्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और यहाँ से जब हम इसे सी और लैम्डा, सी अपॉन वी, एक्चुअल में सी अपॉन क्या है वी। ओके, तो म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी, और जो म्यू होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन, दैट इज इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दैट इज म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब म्यू बढ़ने के साथ लैम्डा में क्या चेंज आएगा भाई, अगर म्यू हमारा बढ़ेगा तो लैम्डा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या होते चले जाएगी, कम। ओके, तो इसका मतलब जब हम एयर में हैं और जब हम उसे किसी लिक्विड में रख रहे हैं तो इसका मतलब हम उसे हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेके जा रहे हैं। पहले हम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थे, फिर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टिवली डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेस इन वाटर देन एयर। अब समझ में आया क्यों लेस हो गई, क्योंकि हमें ये पता है जो लैम्डा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका म्यू के। इट मीन्स अगर म्यू बढ़ेगा तो लैम्डा की वैल्यू में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। तो इसका मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू कम हो गई एयर से तो क्या होगा ओवरऑल, मुझे आप बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, क्या होगा बच्चों। इसका मीनिंग बीटा क्या हो जाएगा, नैरोवर, क्योंकि बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे। और अगर लैम्डा डिक्रीज होगा तो बीटा की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब बीटा यानी फ्रिंज विड्थ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज का मतलब है इट विल बिकम नैरोवर, कम होता चला जाएगा। क्लियर है, तो हमें याद रखना है कि जब भी हम किसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किस में डिप करें, वाटर में या किसी भी लिक्विड में, तो जो आपके फ्रिंजेस हैं वो और नैरो हो जाएंगी, यानी उनकी विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिकी था। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, द टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस इंटरफेरेंस वाई। ठीक है, जब भी अभी मैंने आपको जब इंटरफेरेंस की बेसिक डेफिनेशन बताई तो उसमें हमने ये देखा था जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसके लिए हमें दो कोहेरेंट सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
और हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से देखा था, उन दो सोर्स को हम एक सिंगल सोर्स से ही क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये एस से हमारी लाइट बीम्स निकली बहुत सारी, इसके आगे हमने क्या लगा दिया, सोर्स लगा दिए, यानी दो स्लिट्स लगा दी S1 और S2। ये S1 और S2 दो इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में ये अलग अलग सोर्सेज हैं? ठीक है, एक्चुअल में ये एक ही सोर्स से क्रिएट हुए सोर्स हैं, तो इनके जो वेव्स होती हैं हमेशा क्या होती है, कोहेरेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दो इंडिविजुअल सोर्स, अगर सपोज मैं कहूँ कि हमारे रूम पे दो ट्यूबलाइट्स हैं और उनका स्पेसिफिकेशन हमने हर तरीके से आइडेंटिकल कर दिया है, तब भी वो दो ट्यूबलाइट्स आपकी कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, तो दो लाइट सोर्स के बीच का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन जब हमारे पास दो इंडिविजुअल सोर्स हैं, तो हमें पता है कि लाइट बीम्स या लाइट कैसे क्रिएट होती है, आपके कुछ एटम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, है ना, फिर वो कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में। जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो लाइट बीम क्या करेंगे आपका, that will they will emit the light beam. So whenever there is a single source, then there are some certain number of atoms, they are going in a higher level, and they are decaying to lower level and producing some light. लाइक, तो इनके बीच में हमेशा क्या होगा, एक फेज रिलेशन होगा, क्योंकि जो एटम हायर स्टेट में जा रहे हैं और लोअर स्टेट में किसे लेकर आ रहे हैं आपका, दैट वही एटम्स आपके लोअर स्टेट में आ रहे हैं, तो इन पर्टिकुलरली जो वेव्स क्रिएट होंगे उनके बीच में अपना एक डेफिनेट फेज रिलेशन होगा। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे सोर्स की बात करूं, तो इस सोर्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स ऊपर गए और वो कब नीचे आए, इनका इस सोर्स S1 का इस सोर्स S2 के ट्रांजेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि बिलियंस ऑफ एटम्स आपके क्या हो रहे हैं, इन हायर स्टेट में जा रहे हैं और उसके बाद नीचे आ रहे हैं। तो दो इंडिविजुअल सोर्सेज में कौन से एटम कब गए ये किसी को नहीं पता, तो इन दोनों के बीच में कहीं भी कोई फेज रिलेशन हो ही नहीं सकता। ओके, देखो इधर लिखा भी है, द रीजन बिहाइंड इट इज दैट एवरी सोर्स अंडरगो अ haphazard change of phase in every billionth of a second. Within a time interval of 10 to the power minus 8 seconds, the phase will be randomly changed because of the fact that excited atoms which are responsible for emitting vibration are replaced by other excited atoms. Hence, the two independent sources of light cannot be coherent and can't produce the sustained interference pattern. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, जब भी एटम हायर स्टेट में जाएंगे फिर लोअर स्टेट में आएंगे, तो ये प्रोसेस क्या है, एक ही सोर्स के लिए तो आपका क्या है, इट्स कोहेरेंट। बट अगर हम दो इंडिविजुअल सोर्स का है, तो वहाँ पर इन एटम्स के ट्रांजिशंस के बीच में कोई भी पर्टिकुलर रिलेशन नहीं होता, और ये बहुत रैंडम दो सोर्सेज के बीच के क्या होता है, ट्रांजिशन। तो इस वजह से ये दो सोर्स कहीं भी इंडिविजुअल सोर्स आपके नहीं हो सकते। अब बात आती है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमें पता है क्या होता है। स्नेल्स लॉ की बात जब भी हम करेंगे, जब हमें कहीं पर रिफ्रैक्शन या दो मीडियम्स की बात हमारे पास आए, दैट मीन जब लाइट बीम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, तो वहाँ हमारा क्या लगता है, स्नेल्स लॉ। तो यानी यहाँ पर अगर हम बात करें साइन आई अपॉन साइन आर, देखो तो स्नेल्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन and the angle of incidence. The Snell's law defined that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction which is constant। ये बहुत बेसिक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। सपोज मेरे पास क्या है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, दूसरे का म्यू 2 है, यहाँ से लाइट बीम आई, और सपोज ये आपका रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है, तो इट विल बेंड अवे टुवार्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, और जब भी इस तरीके का होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव हमें कैसे मिलेगा, साइन आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अपॉन साइन आर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसे हम क्या कहते हैं, म्यू। इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो बच्चों आज हमने जो तीन टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, पहला हमने ये देखा कि जो हमारे पास, अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वाटर में या किसी लिक्विड में डिप करें, तो उसकी फ्रिंज पैटर्न में क्या चेंज आएगा, दैट मीन्स इट विल डिक्रीज। द सेकंड वन वाज द two individual sources cannot be coherent. Why? Because there is no phase relation between the transitions of atom between the states. Okay,
एंड द थर्ड वन दैट इज द स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। तो ये तीन टॉपिक्स आपको ध्यान रखना है, इन्हें अच्छे से पढ़ना है। और आज जो हमने किया ये बहुत बेसिक टॉपिक्स थे। जो कल से हमारा स्टार्ट होगा वो एक डेरिवेटिव पार्ट होगा, जो फिजिक्स हमारी बीटेक में इंटरफेरेंस में स्पेशली यूज़ हो रही है उसको अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे।